ये जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है उसमें आपने कभी लफ्ज़ नहीं सुना होगा कि कोई बंदा रिटायर हुआ। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जो लोग जॉब पे जाते हैं वो एक माइंडसेट ही बना लेते हैं कि अच्छा मैंने इतने साल जॉब करनी है फिर रिटायर होना है, यानी ऐसे कभी कभी मुझे लगता है कि उनके लिए एक ड्रीम बन जाता है कि हम रिटायर होंगे। अच्छा, एक्चुअली इसके लिए लफ्ज़ होना चाहिए रीटायर, यानी टायर जो दूसरा होता है दोबारा बना दें, नया लगा दें। हाँ, नया टायर लगा दें कि भाई अब अगला काम चले आप। बाकी घर वाले हैं वो सीनियर सिटीजन्स को ये भी लिमिटेशन दिखाते हैं, उफ आपको ये नहीं समझ आएगी, आपको ये नहीं आता, कैन आई स्टिल बी प्रोडक्टिव। ये मैं रेगुलरली मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं वो उन्होंने एक्चुअली बुजुर्गी तारी की हुई है, वो बुजुर्ग हैं नहीं इतने, दे शुड बी आउट वॉक करके आए, करें, खाना थोड़ा कम खाएं। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना तो आपका दिल जल्दी टूटना शुरू हो जाता है। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इवन जो हम आजकल किताबें भी हमारी प्रिंट हो रही हैं, किताबें लिख रहे हैं अबाउट व्हाट पास्ट, नोबडी इज राइटिंग ए बुक ऑन व्हाट इज द फ्यूचर फॉर अस, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। फिर हमारा नौजवान कहता है कि जी ये पाकिस्तान में रखा हुआ कोई नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, उसके हाथ में स्किल भी कोई नहीं है, उसके बावजूद ही वांट्स टू गो, उसका ख्याल है कि उधर कोई ना चीज़। अम्मा प्लीज़, अब्बा प्लीज़, यू नो बैक ऑफ, आप हमें अपनी तरीके से ज़िंदगी जीने दें, आप क्या हमारे पीछे पड़े रहते हैं। उस रोल को कैसे, मतलब उनको कैसे जगाया जाए। नोबडी इज़ कनेक्टेड। जो किसी मस्जिद के इमाम साहब हैं वो अपने मोहल्ले के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, अगर उनको वहाँ से चंदा आ रहा है या कुछ आ रहा है तो उसके आगे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। आपने जो काम किया था कर लिया, अब अगर आपके पास और कुछ भी नहीं करने को तो आप कम से कम आके हिस्सा तो डालें ना सोसाइटी में। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सीनियर सिटीजन को किन किन बातों का डेली ख्याल ज़रूर रखना चाहिए अपने लिए, तो वो क्या होगा? आपको पहला धचका तब लगता है ना जब आप तो अपने आप को अंदर से जवान समझ रहे हैं, कोई आपको बाबा जी और अम्मा जी कह के बुलाता है और आप परेशान होते हैं कि किधर ना, मतलब वो आंटी अंकल तक तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन ये जो इससे अगली स्टेज है बड़ी मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक जगह मैं पढ़ी थी रिटायरमेंट के बारे में कि जब एक इंसान रिटायर होता है तो ना सिर्फ ये कि उसका काम नीचे चला जाता है, उसकी हर तरह की सेहत का ग्राफ भी नीचे जाता है, क्या फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जो कि हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग बात है, दुख की बात है, क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों को जिनको हमने एक रोल मॉडल स्टेटस पे देखा होता है उस तरह नहीं देख पाते, उस तरह बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के बारे में कि सीनियर सिटीज़न जो हैं उनके क्या सिनेरियोज़ हैं और उनको हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ रस्तगार साहब, जो कि बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं और मैंने इनको रिटायरमेंट के बाद भी कभी देखा नहीं है कि ये कहीं बैठे हुए हैं, बल्कि बहुत से जगहों पे जहाँ जहाँ कोई भी प्रोडक्टिव काम हो रहा होता है, कोई भी फलाही काम हो रहा होता है, कहीं पर भी कहीं किसी तरह से भी सोसाइटी को एक बूस्ट मिल सकता है, ये उस मूवमेंट और उस काम का हिस्सा नज़र आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ साहब आने का इस पॉडकास्ट के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक सीनियर सिटीज़न को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आपने लफ्ज़ रिटायरमेंट यूज़ किया। अच्छा, अब ये रिटायरमेंट जो है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये पिछले 100 साल के अंदर जब ये फॉर्मलाइज हुई ना ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें ये लफ्ज़ रिटायरमेंट, क्योंकि जो बंदा मुलाजमत कर रहा है और ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमत कर रहा है और रिटायर वही होता है, उसको फिर वो पेंशन लग जाती है या कुछ होता है। तो ये जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है उसमें आपने कभी लफ्ज़ नहीं सुना होगा कि कोई बंदा रिटायर हुआ है। आप सेल्फ सॉलिन की बातें से जितनी भी अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, वो उन्होंने सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ किया। एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में तो ना रिटायरमेंट थी और ना वीकेंड था, ठीक है, ना कोई वो ईयरली वेकेशन थी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट नहीं आई तो मुझे संडे की छुट्टी का आइडिया नहीं था। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था, है, मैंने सारी ज़िंदगी में कभी जॉब की नहीं है और मुझे नहीं आइडिया था कि आई हैव टू टेक ए वीकली हॉलीडे। तो मैंने फिर उसके बाद फिर जिस वक्त ये हुआ और फिर जनाब वो एक मैंडेटरी हो गया कि जी ये तो वो फिर मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी। पहले 10-12 साल जो मेरी ज़िंदगी के थे, जब मैं संडे की छुट्टी करता था तो मेरे सर में दर्द होता था। अच्छा। आई हैड नथिंग टू डू,
क्या करूं मैं? सो देन आई हैड टू फाइंड समथिंग एल्स टू डू। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, इससे ये कि जो लोग जॉब पे जाते हैं, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जो लोग जॉब पे जाते हैं वो एक माइंडसेट ही बना लेते हैं कि अच्छा मैंने इतने साल जॉब करनी है फिर रिटायर होना है। यानी ऐसे कभी कभी मुझे लगता है कि उनके लिए एक ड्रीम बन जाता है कि हम रिटायर होंगे। वो समझते हैं रिटायरमेंट के बाद बड़ी सुहानी ज़िंदगी होगी। एग्जैक्टली ये जो है ना, ये सो दिस इज ए जो कहते हैं ना सैलरीड पर्सनस कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट, ये नॉर्मल कोई बंदा जो जैसे हम सिविलियन आजकल कहते हैं जी। ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता करना, ना उसको मेडिकेयर है ना उसका कुछ और भी है, तो ही हैज़ टू कीप वर्किंग ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो उसकी मजबूरी भी हो जाती। लेकिन ये जो सरकारी कॉन्सेप्ट है, मैंने जवानी में अपने कई दोस्तों को नौकरी में स्ट्रगल करते देखा। मैं उन्हें पूछता था कि यार तुम ये छोड़ क्यों नहीं देते हो, अंदर भी इतनी पॉलिटिक्स है, सैलरी भी कम है, तुम हलाल के तरीके से ज़िंदगी भी बसर करना चाहते हो, छोड़ दो। तो मुझे कहता था नहीं इसके बाद पेंशन मिलनी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट। लेकिन मैंने फिर अपने वालिद मरहूम को और बाकी लोगों को स्ट्रगल करते देखा कि जब वो ख़त्म होता था तो वो रिटायरमेंट की जो बेनिफिट्स लेनी होती थी उसमें कई साल लग जाते थे जस्ट टू गेट दोज बेनिफिट्स। तो कागजात मुकम्मल नहीं होते, ये नहीं होता वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये तो खैर एक मुख्तलिफ बात है कि रिटायरमेंट असल में देखा जाए तो देयर इज़ नथिंग लाइक रिटायरमेंट। आपकी आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी अपने एम्प्लॉयर के साथ, और वो कॉन्ट्रैक्ट था कि जी आप 60 साल की उम्र पे ना यू विल लीव दैट जॉब। जब आपने उसको कर दिया तो आप वहाँ से फारिग हो गए। अब वो जो जिससे आप रेजिमेंटेशन कह सकते हैं ना कि एवरी डे यू हैव टू बी वर्क एंड बैक एट सच एंड सच टाइम, और ये फ़लाँ रूटीन को मैंने फॉलो करना है, तो वो चीज़ जो थी उससे आपको आज़ादी हो गई है। अच्छा, एक्चुअली इसके लिए लफ्ज़ होना चाहिए रीटायर, यानी टायर जो दूसरा होता है दोबारा बना दें, नया लगा दें। हाँ, नया टायर लगा दें कि भाई अब अगला काम चले आप। अच्छा, तो ये अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त ये होता है, और ख़ास तौर पे जो लोग मैंने देखा है जब वो रिटायर होते हैं तो 2-3 किस्म के लोग हैं। एक तो एक बड़ी ऐसी जॉब में होते हैं जहाँ उनका कोई तमतराक बहुत होता है, और जब सडनली वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म होती है, उनका जो प्रोटोकॉल ख़त्म होता है, तो उस आम तौर पे वो 3-4 साल के अंदर अंदर फौत भी हो जाते हैं। उनको एक ऐसा हार्ट अटैक होता है क्योंकि एक्चुअली दे आर लिविंग ए लाइफ ऑफ रिमोर्स, कि वो जो थी ना इर्द गिर्द की वो नहीं है, आप कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, जितने लोग उनको आगे सलाम कर रहे थे वो उनकी उस पोजीशन को सलाम कर रहे थे, फारिग हो गए तो गए। अच्छा, तो बट दे डोंट हैव ए सेकंड पर्पस इन लाइफ। तो उसका भी ये नतीजा है कि दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। मैं आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये तो फिर इनको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए? यानी कि आप कह रहे हैं ना कि रीटायर, तो वो जो रीटायर है उसमें फिर प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स बताता हूँ अपनी लाइफ में जिन लोगों को मैंने देखा जी। एक तो जब मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था तो फर्स्ट ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट था टाइप राइटिंग। हम उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक हमारी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड ना हो। हमारा टीचर कौन था? ही वॉज ए वेरी रिस्पेक्टेड क्रिश्चियन फ्रॉम लाहौर, मिस्टर फेल्बूस। ही वॉज ए रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट। उस ज़माने में मैजिस्ट्रेट जो था ना, अभी भी ऐसे ही होगा क्योंकि मैजिस्ट्रेट की एक ख़ास सोशल स्टैंडिंग है और ही इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन फेल्बूस साहब रिटायर हुए जब वो, जिस वक्त मैं उनकी क्लास में पढ़ रहा था तो ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड 70। अच्छा। हाँ जी, रोज़ाना काम पे आते थे, टाइप राइटिंग वाली क्लासेस वो लेते थे, और वो मैंने उन्हीं से वो टाइपिंग सीखी। अब ये रिटायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि आप रिटायर हो गए हैं लेकिन इस सारे टाइम में आपको कुछ स्किल्स मिली हैं। उनमें से एक स्किल आप कहते हैं मैं सोसाइटी के साथ इसको शेयर करता हूँ। सही। अब आई एम श्योर कि मिस्टर फेल्बूस वो बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली है लाहौर की क्रिश्चियन में, और फेल्बूस साहब शायद तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो काम इसलिए कर रहे थे कि कुछ काम करना है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही मेरे एक टीचर थे मिस्टर कैचफोल। मैं जब एयरफोर्स स्कूल में था
तो मिस्टर कैचपोल वाज आवर प्रिंसिपल। मैंने एक दिन उनसे कोई बात की, उन्होंने बड़ा एक एक्सपेंसिव किस्म का उस वक्त के मुताबिक एक रेडियो, वो ट्रांजिस्टर का टाइम था, तो इंग्लैंड से आए थे, तो जो सबसे एक्सपेंसिव किस्म का ट्रांजिस्टर था वो लाए। तो मैंने कहा सर मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, कहना इट इज़, तो बट आई ऑलवेज बाई द बेस्ट। मैं कहा सर देन यू आर अ रिच मैन, ही सेज आई एम वेरी रिच। उन्होंने अपना गिनवाना शुरू कर दिया कि मेरी इतनी शेयर होल्डिंग वहाँ है, वहाँ 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 सारा कुछ। अंग्रेज़ों को तो रुहाएँ भी यहाँ अच्छी मिलती थी। तो मैंने कहा, पूछा कि सर देन व्हाई डू यू वर्क? तो हिज फेस वेंट ब्लैंक, कहने लगे माय डियर इफ आई डोंट वर्क देन व्हाट विल आई डू, है। अच्छा, कैचपोल साहब को लास्ट टाइम जब मैं मिला तो ही वॉज 89 ईयर्स ऑफ एज। एबटाबाद में रिटायरमेंट हुई, फिर रिटायरमेंट हुई, वहाँ से सरगोदा से हुई, फिर एबटाबाद स्कूल में प्रिंसिपल लगे, फिर वहाँ से रिटायरमेंट हुई। तो जब मैं गया अपने वाइफ को और बच्चों को लेके उनको मिलाने के लिए, एंड द ईयर वॉज 1986, तो मिस्टर कैचपोल ऐसे एक बड़ी टेबल पे उन्होंने सारी अपनी इंग्लिश की स्टूडेंट्स की कॉपियाँ रखी हुई थी। इट वॉज ए संडे, 11 बजे का तकरीबन टाइम था। वो मतलब उनका कुब निकल चुका था, लेकिन वो खड़े कॉपियाँ चेक कर रहे थे बच्चों की, है। अच्छा, अब ये चीज़ें हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं, यही नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों में भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से ना पीपल कम इन एंड दे डू इट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जो आपने बात की कि उन्होंने टाइपिंग सिखाई वो करके, और इसी तरह वो आपको बाकी चीज़ें जैसे बता रहे हैं। अच्छा, आजकल का सिनेरियो ये चुका है कि टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली चेंज हो रही है। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कहीं पे भी बैठे होते हैं और उनसे ज़ाहिर है फ़ोन नहीं चल रहा, उनको आईपैड की सेंस नहीं आ रही। कभी कभी मैंने अपने घर में भी बड़ों को देखा है कि अगर वो फेसबुक या सोशल मीडिया, इंस्टा पे भी हैं, वो मुझे बताते हैं बड़े शौक से कि मेरे ना फेसबुक पे ये किसी ने कुछ डाला है, और जब मैं कहूँ कि हाँ वो मैंने भी पढ़ लिया, कहते तुम्हें भी उसने भेजा है। अच्छा, अब कई जगहों पे घरों में जो बच्चे हैं, यूथ है, बाकी घर वाले हैं, वो सीनियर सिटीजन्स को ये भी लिमिटेशन दिखाते हैं, उफ आपको ये नहीं समझ आएगी, आपको ये नहीं आता। ऐसे सिनेरियो में एक सीनियर सिटीज़न का प्रोडक्टिव होना कि जी ठीक है, मुझसे वो गैजेट नहीं ऑपरेट होता, मुझे कोई टैब की सेंस नहीं आती, फ़ोन की सेंस नहीं आती, सोशल मीडिया की, टिकटॉक और इन फोरम्स की सेंस नहीं आती, कैन आई स्टिल बी प्रोडक्टिव इस दौर में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। वो ऐसे है ना कि इट्स ए रोल रिवर्सल, मतलब बिटवीन द एज ऑफ 60 एंड 71 मेरे जिन लोगों से मैं काम कर रहा था वो सारे डच थे, वी वर ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स। तो कई दफ़ा वो जो मेरे डच कोलीग्स थे, उनका मैं कोई मसला कंप्यूटर का हल कर देता था, वो मुझे पूछते थे कि यार ये तुम्हें कैसे आ गया ये? तो मैं उसे कहता था कि मेरे उस्ताद बहुत हैं। तो उनके तुम्हारे उस्ताद वो कौन है? मैं कहा 2.5 साल से लेके तो 18 साल तक के मेरे घर में ना उस्ताद है, माई ग्रैंड चिल्ड्रन। वो कोई कहता है दादा अबू मैं आपको ये बता देता हूँ, नाना अबू आपको मैं ये बताता हूँ, एंड आई कंटिन्यू टू लर्न फ्राम देम एंड आई कंटिन्यू टू इम्प्रूव माई सेल्फ, या कोई ना कम अज़ कम जो एटलीस्ट माई हेड इज़ अबव वाटर, है। तो ये तो जो बंदा खुद है, ये एक्चुअली मैं क्योंकि आपने बात ये रिटायरमेंट से स्टार्ट की, और हमारी मस्जिदें ऐसे लोगों से बहुत भरी हुई हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अब जिस वक्त तो मेज़ के पीछे बैठे थे तो वो देवर अब मैं एज ए प्राइवेट बिजनेसमैन जब मैं उनके ऑपोजिट साइड पे बैठता था तो वो देवर ए टेरर बिहाइंड देयर सीट्स। अब जिस वक्त मस्जिद में आके बैठे हैं तो उन्होंने दाढ़ी भी लंबी कर ली है, वहाँ पे एक प्लॉट भी अलॉट कर लिया है, और उसके बाद एक कुर्सी भी अलॉट कर ली है, और वो भी सेंटर में करके है। अच्छा, और मैं जब उनको देखता हूँ तो दे शुड हैव बीन एक्सरसाइजिंग। ये जो बुजुर्गी तारी की हुई है ना अपने ऊपर, ये मैं रेगुलरली मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं वो उन्होंने एक्चुअली बुजुर्गी तारी की हुई है। वो बुजुर्ग हैं नहीं इतने जितने को उन्होंने तारी की हुई है। दे शुड बी आउट वॉक करके आए करें, खाना थोड़ा कम खाएं, है। तो वो ये जो है ना टेकिंग एस्टीम आउट ऑफ बीइंग ए बुजुर्ग है, तो इसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। ये अनकॉन्शियसली बंदे ने अपने ऊपर तारी की हुई है, या हो सकता है सोसाइटी भी देती है, अब्बा जी बाबा जी बैठ जाओ है जी। अच्छा, थिंग इज़ कि ये तो फिर इट्स योर लाइफ है। अच्छा,
तो इसलिए ज़रूरी ये है कि वो जो माइंड सेट है ना, वो जो बुजुर्गी वाला माइंड सेट है, वन हैज़ टू कम आउट ऑफ इट, है जी। और वो कोई मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ वन यू हैव अज्यूम्ड इट फॉर योर सेल्फ, है जी। अच्छा, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो बंदा इस एज ग्रुप में पहुंचता है, ही शुड रिवर्ट कि अब नौकरी से आज़ाद हो गया हूँ मैं, अब मैं नेक्स्ट क्या है करना, है जी। एम आई ओनली गोइंग टू वेट टू डाई, या कुछ मैं और कर सकता हूँ। अच्छा, और ये कॉन्स्टेंटली ये चीज़ होती है, और इसके बहुत सी साइडें हैं, क्योंकि अल्लाह ने जितना तजर्बा दिया है ना बंदे को, उसमें होता है ना जी, कुरान में ना मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, है जी, कि जो हमने दिया है उसमें खर्च करते हैं। उसमें जो कैश है ना, वो बहुत छोटी सी चीज़ है, और आप किसी के साथ उसमें मुकाबला नहीं कर सकते, बड़े से बड़े लोग हैं। लेकिन जो एक्चुअली अल्लाह ताला ने दिया है, वो जो फालतू उम्र दी है, उसके साथ जो इतना ज़िंदगी का तजर्बा दिया है, टैलेंट दिया है, अच्छा, फिर ये हिकमत दी है, और उसके साथ फिर आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दी है कि देयर आर पीपल अराउंड यू, आप देख सकते हैं कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप ये करना शुरू करते हैं तो देयर यू विल फाइंड, वो बाबा फेलबूस जो थे, मिस्टर फेलबूस, जैसे उन्होंने टाइपिंग सिखा दी, आप कुछ और सिखा दें किसी को, है। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि ईच वन टीच वन, कोई आपके इर्द गिर्द कोई भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी लिमिटेशंस पे आऊँगी कि यहाँ तक तो हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस ऐसे मौके पे जब उनको मोटिवेट किया जाए कि कुछ काम करें, क्योंकि देखिए एजिंग प्रोसेस का भी एक रोल होता है, लेकिन ये जो आपने बात की, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, खाना पीना ठीक करते हैं, तो वो भी बहुत कम हो जाता है, आप अपनी एज को भी कहीं ना कहीं बेहतर बना सकते हैं सारी। लेकिन बीमारियाँ, आपके हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लग रहे हैं, इसी तरह से फाइनेंसेस अब आपके पास नहीं है, कई दफ़ा आप सोच रहे होते हैं, लेकिन आपको जिन बच्चों को आप पाल रहे थे, आपको उन्हीं के आगे जाकर उनसे मांगना पड़ता है, कभी कभी आपको ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं, बल्कि बहुत से लोगों को पड़ती हैं। अच्छा, फिर आपके ना रिलेशनशिप्स सफ़र कर रहे होते हैं, यानी आप अपनी ज़िंदगी में जिन बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इतना कुछ दे रहे होते हैं, इमोशनली दे रहे होते हैं, उनके लिए आपने सारी ज़िंदगियां लगाई होती हैं, अब वो उस तरह नहीं टेक केयर कर रहे होते, वो अपनी फैमिलीज़ में बिज़ी होते हैं, उनके नज़दीक आप एक बस वो हैं कि जी हमने बस इनका सलाम करना है और दूर दूर से पूछ लेना है गुड टू गो, और बस बाकी सब कुछ जो है ना इन्होंने अब अपना कर लिया, अब हमें अपने बच्चों, अपनी फैमिलीज़ को देखना है। प्लस मुझे एक और बात ये लगती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो आपका दिल जल्दी टूटना शुरू हो जाता है। ये चीज़ मैं खुद पर्सनली भी देखती हूँ कि पहले बहुत सी बातें बहुत जिगरे के साथ इंसान बर्दाश्त करता है, अब कई बातों पे एकदम लगता है कि अच्छा ये भी ऐसी बात है जिसको कि आपने बहुत से सब्जेक्ट्स एकदम रख दिए टेबल पे। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है ना, सारा सिनेरियो है तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखें कि वो जो इंडिविजुअल खुद है ना, मतलब आई एम ऑल्सो लाइक वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स। बात यह है कि इफ़ आई डोंट वांट टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, तो nobody else is going to look after me and should not be looking after me. एक मेरा ज़िंदगी का एक उसूल है कि live and let live. अब अगर मेरे बच्चे हैं, they are young parents, उनके ज़िंदगी के सारे वही चैलेंजेस हैं जो 40 साल की उम्र में मेरे थे। I should expect them कि जी ये रोज़ाना आएँ और मतलब मेरी मालिश करें, तो that is जाती है उनके साथ भी और अपने साथ भी कि if I can look after myself, why should I? तो जो एक तो जो है ना बेसिक उसूल वो है कि सबसे पहले तो मुझे खुद अपने आप को करना है। इट्स नॉट व्हाट द सोसाइटी शुड बी डूइंग फॉर मी, इट इज़ व्हाट आई हैव टू डू फॉर सोसाइटी। इसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो अल्लाह ने मुझे टाइम और दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ, सो आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ माई ओन लाइफ, है। तो उसके अंदर वो जो मेरे करने वाले काम है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनस्बत इसके कि किसी ने मेरे साथ क्या किया है। यानी अगर आप खुद जा सकते हैं हॉस्पिटल तो खुद चले जाएं। नॉट ओनली दैट, बात यह है कि ये जो है ना जो दुआ हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्नी, है। अच्छा, अब इसके अंदर वो जो है ना हुज़न है ना कि जो चीज़ गुजर गई, हुज़न इज समथिंग लाइक लुकिंग एट द रियर व्यू मिरर। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप देख रहे हैं रियर व्यू मिरर से पीछे, है जी, ये हुज़न है जी। आपने जाना उधर है जी,
और देखा पीछे रहे जी असी थे जी ऐसी है, हम ये करते थे वो करते थे, हम तो ये थे फने खान थे, लेकिन लाइफ इज टेकिंग यू नेक्स्ट, चेंज आती जा रही है, चेंज वो चीजें तो पीछे ही जा वो पीछे रह गई। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इवन जो हम आजकल किताबें भी हमारी प्रिंट हो रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स इंटेलेक्चुअल वो किताबें लिख रहे हैं अबाउट व्हाट पास्ट, नोबडी इज राइटिंग ए बुक ऑन व्हाट इज द फ्यूचर फॉर अस, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जितना भी आपका लिटरेचर और जितनी आपकी सोशल गुफ्तगू हो रही है वो खराबियों के ऊपर हो रही है, ऐसे ही है। अच्छा वो ना तो शुक्र के ऊपर हो रही है कि जिस हालत में हमने इस पाकिस्तान को देखा था 1947 में और वेयर इट इज़ नाउ है। अभी ये मैं आपकी सड़क से यहाँ पे आया हूँ तो आपने देखा कि कितनी अच्छी सड़क हो गई, किसी ने इसकी तारीफ नहीं कर दी है कि कितना अच्छा काम हो गया। तो इसलिए एक तो ये है कि यू हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड नॉट लुक बैकवर्ड। एक्चुअली हमने बचपन से जो तरीका सीखा है ना वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच सीखी है कि मसलों के बारे में हर वक्त बात करो और फिर अस्सलाम वालेकुम करके उठ जाओ, लेकिन ये कि सोल्यूशन के ऊपर कोई बात नहीं। सोल्यूशन निकालें। तो इसलिए एक तो ये बात है कि जो इंडिविजुअल है ना, इसको बजाय इसके कि हम उसकी प्रॉब्लम को एक्सटर्नलाइज कर देना कि इसके बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, वो क्योंकि सोसाइटी में हम लोग सारे जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, काफ़ी एक कॉमन चीज़ें हैं जो उसके अंदर बड़ा छोटा सारे ही इस वक्त इन्वॉल्व भी हैं और उसका निशाना भी है, वो डीमोरलाइजेशन है कि आपका जो सोशल मीडिया है, आपका जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है और जो आपका प्रिंटेड मटेरियल है, वो सिवाय इसके कि पाकिस्तान में खराबियाँ निकाले तो वो इसको कोई चीज़ पाकिस्तानी सोसाइटी में पाकिस्तान में अच्छी नज़र नहीं आती। मुझे रोज़ाना कोई ना कोई एक अच्छा बंदा मिल जाता है ज़िंदगी में और मैं कहता हूँ यार ये मेरा तो आज दिन बन गया, मुझे तो ये आदमी कितना अच्छा नज़र आया। मैं भी लोगों को ये कहती हूँ कि आप अगर सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी को बंद करके यू स्टार्ट लिविंग अ लाइफ तो आप इतना कुछ एंड ऑफ द डे तक अचीव करते हैं और अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। अच्छा विद रिजल्ट के सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली ये वो काम था जो कि गवर्नमेंट या किसी लीडरशिप के करने वाला था, लेकिन लीडरशिप ने हमें क्या कर दिया है कि उसने हमें ऐसी फजूल हरकतों में डाल दिया है। आपको मैं एक याद दिहाने के लिए बताऊं कि हॉकी यूज्ड टू बी अवर नेशनल गेम, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी एक 1977 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में आई और उसका नतीजा है कि क्रिकेट को सामने लाया गया एंड विद द रिजल्ट कि कौम मिन हैसल कौम हमने वो क्रिकेट को इतना फ़रोग दिया है कि हर बंदा बड़ा छोटा उसको क्रिकेट आया हुआ है और वो टाइम ज़ाया कर रहा है अपना ज़रा, और गेम भी इतनी फजूल किस्म की गेम के हमें लगा दिया गया है कि जिसके अंदर 11 और जमा 2 13 अंदर बैठे हैं और बाकी के 9 बाहर बैठे हैं और वो भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है वो जी, वो इसके अलावा जी है जी, और उसमें से पैसा भी बन रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है उसके ऊपर जुआ चल रहा है। जितनी बड़ी गेम्स हैं वो बेसिकली उसके पीछे जुआ चल रहा है और उसको ये हमारा जो नौजवान है उस बेचारे को नहीं पता हो क्या रहा है एक्चुअली है। अच्छा कहने का मतलब सर ये है कि हॉकी थी ना तो 1 घंटे के अंदर गया खेला, फुटबॉल है, अच्छा इन गेम से हमें हटा दिया गया, स्टेमिना भी उसमें हो रहा था। तो ये जितना सिस्टम है ना वो हौसला तोड़ने के लिए बना हुआ है, उसको फजूल चीज़ों में करने के लिए बना हुआ है। फिर हमारा नौजवान कहता है कि जी ये पाकिस्तान में रखा हुआ कोई नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, उसके हाथ में स्किल भी कोई नहीं है, उसके बावजूद ही वांट्स टू गो, उसका ख्याल है कि उधर कोई ना चीज़। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें ना इट अप्लाइज टू सीनियर सिटीजन्स, इट अप्लाइज टू एवरीबॉडी। जो हमारे जो समझने वाली बात है कि हमारे साथ ये हो रहा है जी, अगर मैं सीनियर सिटीज़न हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये करना चाहिए कि मैं आई शुड रिमेन पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव बातें करें और फिर देखें मिल के हम देखें कि यार हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं है जी। किसी को मैं एक बात भी सिखा दूंगा कुछ तो मैं कुछ ना कुछ आई वुड हैव गिवन समथिंग बैक टू सोसाइटी। अच्छा देखिए ये पॉजिटिविटी में फैमिली का रोल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप देखें आप जिस फैमिली में हैं, अगर आपके अपने बच्चे आपको थोड़ा सा पुश डाउन करें, स्नब करना शुरू कर देंगे, अम्मा प्लीज़, अब्बा प्लीज़, यू नो बैक ऑफ, आप हमें अपनी तरीके से ज़िंदगी जीने दें, आप क्या हमारे पीछे पड़े रहते हैं, उस रोल को कैसे मतलब उनको कैसे जगाया जाए कि क्योंकि देखिए पहले ये होता था कि हर शख्स के हाथ में फ़ोन नहीं था,
तो उसकी वजह से को नाना नानी दादा दादी आके बैठे हैं तो सब उनके गिर्द घेरा डाल के बैठ जाते थे। अब ये बात ना सिर्फ हमें कमर्शियल्स में नज़र आती है, जहाँ उन्होंने कोई तेल बेचना है या उन्होंने कोई खाने का कोई मसाला बेचना है, उसमें वो दिखाते हैं कि खूबसूरत सा टेबल सजा हुआ है, सारी फैमिली बैठी हुई है, फैमिली डायनेमिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, बुज़ुर्गों से जी पूछा जा रहा है। लेकिन अब घरों में ये नहीं नज़र आ रहा। ये जो रोल ये भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कैसे आज की नस्ल को ये सिखाया जाए कि अपने घर में रहने वाले बुज़ुर्ग जो हैं वो आपके हीरे जवाहरात हैं, उनकी कदर करें? मेरे पास इसका तो कोई ख़ास जवाब नहीं है जी। लेकिन ये है कि सिर्फ यही है कि मेरा अपना एक हल्का असर है जी। हर बंदा जो भी यहाँ बैठा है ना उसका, अच्छा वो हल्का असर अपना पैदा ऐसे कर सकता है बाई बीइंग यूजफुल टू द मैन नेक्स्ट टू हिम। वो बेशक मेरा कोई पोता पोती है या मेरे हमसाए में कोई बच्चा है या मस्जिद में कोई मुझे नौजवान मिल गया, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम? उसको मैं कोई ऐसी टिप दे दूँ, कुछ कर दूँ, उसके साथ कोई टाइम गुजार दूँ। अच्छा, ये अब उस बच्चे ने मुझे नहीं कहना कि मेरे साथ ये करो, ये एज ए सीनियर सिटीज़न ये मेरा काम है। देखें, ये जो वज़ाइफ है ना और जो इबादत है ये मेरी पर्सनल है, ये इसमें मैंने अलहदा जज होना है, लेकिन मैंने सोसाइटी के लिए किया जैसे मैंने कहा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये वो जो सदका है ना वो मैंने करना है अपने साथ वाले बंदे के साथ। वो अगर बच्चा वहाँ पे बैठा है तो उसको हो सकता है मैं प्यार से कोई चीज़ ऐसी सिखा दूँ या कोई मैं उसको कोई टिप दे दूँ या उसको कोई मैं स्किल सिखा दूँ। ये इट विल नेवर नाउ कम फ्रॉम योर फैमिली, क्योंकि ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है कि आप एक साइड, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के जो प्रेशर्स हैं वो इतने मल्टीफेरियस है। प्रिंटेड मैटर आपके ख़िलाफ़ है, आप सोशल मीडिया आपके ख़िलाफ़ है, आपकी अपनी जो नशो शायत है वो आपके ख़िलाफ़ है, जो आपकी आप समझें कि जो पलपिट है वो भी आपको कोई पॉजिटिव फ्यूचर की बात नहीं बता रही। तो यानी कि नोबडी इज़ कनेक्टेड। जो किसी मस्जिद के इमाम साहब हैं वो अपने मोहल्ले के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उनको वहाँ से चंदा आ रहा है या कुछ आ रहा है तो उसके आगे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। यू सी देयर इज़ नोबडी डूइंग दिस थिंग। एक अजीब बात है इस सोसाइटी के अंदर, और जो बाहर से लोग देख रहे हैं, है जी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई गोरा यहाँ पे आ जाए तो सारे लेके अपना पेट पकड़ के ना उसको अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं। तो सोचता है ये 2 दिन के लिए आया है, इसको तुम क्या बताने लगे हुए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने सोसाइटी का काफ़ी सारा जिक्र अभी किया है, तो यानी कि सोसाइटी में क्या हम ऐसे कोई सेंटर्स बनाएं? एक तो होता है ना कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड होम्स, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या समझते हैं कि फिर क्या हमें ऐसे कोई सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ पे कोई ऐसे लोगों को जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बैठें, वो एक दूसरे से सीखें, वो कोई आगे बढ़ें? ये भी कोई काम है जो करने वाला है? मैं इसका आपको एक अपनी जवानी के टाइम से एक एग्जांपल बताता हूँ। एक इदारा है हॉलैंड में, उसका नाम है PUM। उसका अगर आप वैसे करें तो सीनियर एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लें उसका। अच्छा, हॉलैंड में 65 साल की उम्र पे रिटायरमेंट है। तो मुझे किसी ने कहा कि ये लोग ना, ये सीनियर लोग रिटायर होते हैं और ये बड़े वैल्यूएबल लोग होते हैं, तो आप चाहें तो यू कैन इनवाइट देम और वो आप के फैक्ट्री में आपको अच्छे मशवरे दे सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर जुस्तजू की और एक साहब जो थे वो मेरे वाले फील्ड में बिल्कुल नीचे से चल के मैनेजिंग डायरेक्टर की एज पे आके रिटायर होके ही बिकेम अवेलेबल फॉर 2 months। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इनको आप अपने घर में रखेंगे, अच्छा, खाना वगैरह देंगे और आपका कोई खर्चा नहीं है, आपके साथ काम पे जाएंगे, काम से वापस आएंगे। तो जो मेरे वाला साहब जो था उन्होंने कहा जी मैं तो अपनी वाइफ के साथ आऊँगा। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो वो जब आए तो आप इमेजिन करेंगे वो 66 ईयर्स के होंगे तकरीबन। तो मियाँ बीवी दोनों आए, तो हमने अपने बच्चे का एक कमरा जो था उधर 6 रोड पे वो उनको दे दिया। तो वो जो खातून थी वो मेरी वाइफ और मेरी वालदा के साथ वो मसरूफ़ हो गई और ये सब मेरे साथ जाते थे।
2 महीने में काफ़ी हमने ग्राउंड कवर की, क्योंकि मेरे पास जिस काम में मैं था उस किस्म का आदमी पाकिस्तान में मुझे अवेलेबल नहीं था। तो ये बंदा स्पेशलिस्ट था, तो ही कुड फाइंड ऑल द फॉल्ट्स इन माय कंपनी। तो वो 7 दिन वो देखता रहा, फिर उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, तो फिर उसके बाद मेरे साथ डिस्कस, तो 2 महीने हमने बड़े यूज़फुल इस्तेमाल किए। बाद में फिर उस इदारे के साथ मेरा आना जाना हो गया, और मैंने काफ़ी और दोस्तों को भी गाइड किया कि फिर मैंने एक दफ़ा उन्हें पूछा कि ये आपकी गवर्नमेंट ये फ्री में करती क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था कि ये जो लोग 65 पे रिटायर होते हैं, इनका नॉर्मल बिहेवियर क्या है। ये रिटायरमेंट के बाद उनका ख्याल है कि हर रोज़ अब 10 बजे उठा करेंगे, वरना वो 5 बजे उठ के जाते थे, तो ये 10 बजे उठेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन तो वो बड़े इजी रहते हैं, फिर बैठ के बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो साथ वाले पब में जाके बियर पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो जैसे पढ़ते हैं तो फिर उनका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, उसके बाद बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि एवरेज बंदा जो 65 पे रिटायर होता है, बाई 75 उसके ऊपर गवर्नमेंट उसकी मेडिकेयर पे कितना खर्च करती है। और उन्होंने कहा कि इससे बहुत कम है अगर हम इनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट दे दें, और दूसरी साइड वो अपने इनका रिहाइश का खर्चा बर्दाश्त कर ले। और हमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन आती थी कि इनको आपने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देनी किसी अच्छे होटल में, इनको एक कमरा बिस्तरा दें, नो नीड फॉर फर्दर, है जी। अच्छा, विद द रिजल्ट के उन्होंने एक पूरा एक केडर तैयार कर लिया जिसमें लोग आ रहे थे 75-80 साल की उम्र पे, फेजिंग आउट, और उसके बाद फिर वो मतलब और आते जाते थे। अभी भी वो इदारा चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बचा लिया। इन लोगों का की सेहत बेहतर थी, दे वर ट्रैवलिंग, और मैंने बहुत ऐसे लोग देखे, और प्रोडक्टिव भी हो गए ना। आपको लगता है कि मैं कहाँ पे कितना काम कर रहा हूँ। 70-72-73 साल की उम्र का बंदा यहाँ पे, मैंने इस्लामाबाद में, फिर बाद में मैं गवर्नमेंट में चला गया, तो उनको वी इनवाइटेड था, मैंने बिग वे के बहुत सी इंडस्ट्रीज में लगवाया उनको। तो वो 72 साल का जॉगर्स पहने हुए दौड़ा फिर रहा है। अच्छा, ये कोई चांस ही नहीं कि ये रिटायरमेंट है, ही वाज जस्ट लाइक ए यंग मैन। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि उनको कोई अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर लोग यूज़ हो जाए। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में से जो प्लेटफॉर्म बनता है वो फेल हो जाता है। ये तो कोई सिटीजन्स का प्लेटफॉर्म बन सकता है जी, और उस प्लेटफॉर्म को चलाने वाले भी वॉलंटियर, और उसके अंदर काम करने वाले या उधर से जो जाने वाले वो भी वॉलंटियर। तो ये एक तरीका हो सकता है कि जहाँ पे आपके जो अर्बन सेंटर्स हैं ख़ास तौर पे, लेकिन वैसे भी किसी और जगह छोटे गांव में भी एक अगर इसका कोई लेट से एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई चीज़ ऐसी बन जाए, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जहाँ सीनियर सिटीजन्स को तब उसको ले जाए। अच्छा, और इट शुड बी अंडरस्टूड कि ये पैसे के लिए नहीं हो रहा। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने इस्लामाबाद में देखा है कि एक ब्यूरोक्रेट रिटायर हुआ, 6 साल घर बैठा था, कुछ नहीं किया, यकदम फिर गवर्नमेंट में किसी वाकफ करने के, आओ जी आप फलानी जगह पे आके लग जाए। वो यकदम उन्होंने पुराना सूट निकाला और करके इसी वहाँ पहुँच गए। वहाँ कोई तीर नहीं मारा, लेकिन ये था कि ही वॉज रेडी टू रन टू ए जॉब बट नॉट रेडी टू डू एनीथिंग फॉर सोसाइटी। ये इस्लामाबाद में एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ ऑल द टाइम आपने जो काम किया था कर लिया। अब अगर आपके पास और कुछ भी नहीं करने को, सेकंड जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कम से कम आके हिस्सा तो डालें ना सोसाइटी में। शोर मचाना कि जी पाकिस्तान में हालात ये ख़राब है वो ख़राब है, बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन रादर दैन टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, सेल्फ केयर जो है ना, ये हमारी ओवरऑल नहीं होती है। मतलब किसी भी एज पे हम देखें तो हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, बल्कि जो लोग अगर सेल्फ केयर की बात करते हैं तो उनको ऐसे दिखाया जाता है कि तुम तो बड़े जी खुद गर्ज हो, तुम सिर्फ अपना ख्याल करते हो। सेल्फ केयर मीन मैं अपना ख्याल कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, सेल्फ़ केयर भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आपने जिक्र भी कई दफ़ा किया कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं हर हिसाब से। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सीनियर सिटीजन्स को किन किन बातों का डेली ख्याल ज़रूर रखना चाहिए अपने लिए, तो वो क्या होगा? देखिए जी, बात ऐसे है कि सबसे पहली बात तो है ना कि यू मस्ट हैव ए रूटीन है जी।
चले आप रिलैक्स रूटीन सी, अगर आप पहले 7 घंटे सोते थे आप 9 घंटे सो लें, है जी, देयर इज नो प्रॉब्लम, है जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग सुबह को वो एक क्राउड हुआ जो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता है। अच्छा, वो क्यों नमाज पढ़ता है कि उसके जो टेंडन्स है ना वो स्टिफ हो चुके हैं। अगर सिर्फ वो अपने टेंडन की एक्सरसाइज कर लेता ना तो वो उसके जो घुटने के टेंडन थे दे वुड हैव इम्प्रूव्ड, है। अच्छा, ये मेरे साथ ज़ाती तौर पे ये 3 दफ़ा फेजेस आए हैं जहाँ पे कि मेरे टेंडन स्टिफ हो गए, फिर हमने देखा कि यार नहीं, ये तो मैं फ़लानी एक्सरसाइज करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि इट कंटिन्यूज बैक। अच्छा, तो मैंने देखा कि अच्छा, लेकिन वहीं पे फिर कुछ तहरीक ऐसी है कि जैसे अब F10 या F11 के लोग हैं, मेरी एज ग्रुप के हैं, कुछ मुझसे थोड़े बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, वो सुबह को F10 पार्क जाते हैं। वहीं हमारी एज ग्रुप के एक और साहब हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया हुआ टू बी द टीचर, है। अच्छा, अब वो अल्लाह उन्हें खुश रखे कि वो सुबह को सनराइज़ के साथ वो स्टार्ट होती है 1 घंटे की, और बड़ी इंजॉयबल एक्सरसाइज होती है। वो फातमा पार्क में रेगुलरली होता है। अब अगर आप उन लोगों के चेहरे देखें और बाकी लोगों के चेहरे, तो आपको उनमें रेडियंस नज़र आता है। अच्छा, और फिर वो क्योंकि अपने जैसे लोगों के साथ बैठे, गपशप हुई, कोई लतीफ़ा एक्सचेंज हो गया, कुछ हुआ, कोई आपस में कहीं खाने का प्रोग्राम बन गया, तो उनकी एक अपना ब्रदरहुड बन गया। तो ये काम वो हैं जो कि मैंने खुद अपने लिए करने हैं। किसी ने, मेरे बच्चे मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम जाके ये करो, है। तो इसलिए देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि सीनियर सिटीजन्स कर सकते हैं, दे विल स्टे आउट ऑफ ट्रबल, है। अननेसेसरी मेडिकेशन जो है जी, कि नींद नहीं आती तो फलानी गोली खा लो, तो ये हो गया फलानी। आप खाना भी अपना ठीक करें, है जी, आप एक्सरसाइज भी ठीक करें, तो आधी गोलियां तो आपकी वैसे ही फारिग हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दैट इज़ समथिंग। अच्छा, एक और भी जो जहन में सोच आती है कि एक स्टेज होता है, देखिए कुछ तो ऐसा है ना कि थोड़ा सा ग्राफ तो आपका ओवरऑल नीचे आता है, मेमोरी का भी, हेल्थ का भी, बाकी भी, कैपेसिटी भी जितनी है। तो वो जो एक इंडिपेंडेंट से आप डिपेंडेंट स्टेज पे आते हैं ना, जैसे कुरान में भी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अर्ज़लुल उमर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इल्म रखते हुए भी अब इल्म नहीं रखते, अब उनको कोई बात समझ नहीं आती। वो उन लोगों का ये जो जर्नी है उसको खुद को समझना और वो अपने आप को फिर डिप्रेशन से बचाना, और फिर ये कि जो फैमिली एनवायरनमेंट के लोग हैं, आपको पहला धचका तब लगता है ना जब आप तो अपने आप को अंदर से जवान समझ रहे हैं, कोई आपको बाबा जी और अम्मा जी कह के बुलाता है और आप परेशान होते हैं कि किधर ना, मतलब वो आंटी अंकल तक तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन ये जो इससे अगली स्टेज है बड़ी मुश्किल होती है। इसमें ये जो है ना, सबसे बड़ी बात जो है ना वो दुआ है जी। अच्छा, कि ज़िंदगी के हर स्टेज के लिए और हर सिचुएशन के लिए हमें एक दुआ सिखा दी गई है जी। ये अभी आपने अर्ज़ुल उमर की बात की है तो इसके लिए दुआ है जी। अच्छा, इसी तरीके से जो डिपेंडेंस है, अच्छा, ये जो है ना अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन है ना, ये हमारा सबसे बड़ा जो स्किल समझ लें, या मैं टूल तो नहीं इसे कह सकता, ये सबसे बड़ी हमारे पास एसेट है कि बंदा रजू इल्लाह करता है और उसमें से फिर उसे अल्लाह ताला करता है कि उस सिचुएशन में से उसको निकाल भी देता है। और दूसरा ये है कि ये जो रिमोर्स है ना कि जी फलाने ने मेरा लुक आफ्टर नहीं किया, ये नहीं किया, आपके पास कुछ और आपका अपना एजेंडा होना चाहिए। जैसे कि मैं वेट करूं कि somebody is going to come and look after me, I must have my own agenda। अच्छा, फिर जिस वक्त को आखिर वक्त आएगा देखा जाएगा क्या होगा, है जी। वो किसी का नहीं पता कि कैसे होना है। तो शॉर्ट ऑफ दैट तो अल्लाह ने अकल और फहम और दिया और सारी ज़िंदगी का पीछे तजर्बा दिया है, और ये बहुत सी चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, और ये अल्लाह का फजल है कि हम मुसलमान हैं और हमें ये चीज़ें सारी हमारी तवज्जो में हैं। कम से कम हमारे वाली जनरेशन में तो भी हैं, अल्लाह करे कि नेक्स्ट भी यही काम हो, है जी। अच्छा, तो इसलिए ये जो चीज़ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास ये चीज़ें ऐसे हों कि आप यू कैन फॉल बैक ऑन टू दैट। लेकिन यह है कि इसको आप सिर्फ अगर वज़ाइफ की हद तक रखें, वो नहीं है, कुछ करना भी चाहिए, है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि 2-3 चीज़ें दिमाग में आती हैं कि एक तो कहते हैं कि व्हेन ए पर्सन डाइज ए लाइब्रेरी गेट्स बर्न्ट। हर बंदा जो है ना
उसके अंदर इतना कुछ अल्लाह ने रखा हुआ है उस उम्र के साथ, इतना रखा होता है कि वो उसमें से थोड़ा बहुत ही शेयर कर दे ना तो किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाएगा, है जी। अच्छा, या वो अपनी जो सोच है उसको कलमबंदी कर दे तो वो भी कुछ ना कुछ कहीं खजाना बन जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर आपके दुनिया में आने के साथ दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आपके जाने के साथ भी दुनिया में फ़र्क कोई नहीं पड़ता, है। तो इसलिए कुछ ना कुछ फ़र्क डाल के जाए, ये ना पता लगे कि मलिक साहब आए थे और मलिक साहब चले गए, हुआ भी कुछ नहीं, इसी। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों की तरफ बंदा ख्याल रखे और जो है अपने हद तक, क्योंकि ये नहीं पूछा जाना कि तुमने कितनी बड़ी डोनेशन दी थी या कितनी बड़ी मस्जिद बनाई थी या क्या कहते हैं, ये वो जो आपका जज्बा है उसने आप इखलास जो है वो कितना ही छोटा आप काम कर दे लेकिन खलूस के साथ वो कर दे और सोच के साथ कर दे। सो मैं समझता हूँ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ से बात ये समझ आती है कि एजिंग जो है ना वो इट्स जस्ट अ नंबर। असल बात क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप कुछ ना कुछ सीखें और जो सीखा है उसको सोसाइटी को वापस लौटाते चले जाएं, अपने लिए सदका जारिया बनाएं। तो हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए बहुत अहम हैं और आप देखें कि पॉजिटिव तरीके से जब हम उनको कोई अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाएंगे और उनको वही अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और वो ख़ुद भी उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे तो हमारी सोसाइटी उसमें बहुत सी खैर जो मौजूद है वो भी सामने आती चली जाएगी। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।